हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, लूसेंट की हम किताब कवर कर रहे हैं और हमने 3 चैप्टर देख लिए थे पिछली बार में और हमने 2 वीडियोज़ में उनको देखे थे। ये हमारा तीसरा वीडियो है और हमारा चौथा चैप्टर आज से हम कवर करेंगे वैदिक सभ्यता को, क्योंकि यहाँ तक हमने देख लिया था। और वैदिक युग से आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपने अगर इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख लें शुरुआत से, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम वैदिक काल की शुरुआत करते हैं। लूसेंट उसके बारे में क्या बोलती है। नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो एक तो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा। तो आपको ये समय काल भी याद रखना है, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, क्योंकि आर्यों को माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया कौन सा इलाका है? मध्य एशिया वर्तमान का जो तान वाले कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सब देश वो मध्य एशिया में आता है। वहाँ से आर्य लोग आए थे और ये पहले पंजाब अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। तो इनको ये बात बताई किसने? तो ये बात जो है वो मैक्स मुलर ने बताई। ये आपको याद रखना है। मैक्स मुलर ने भारतीय इतिहास पे काफ़ी कुछ लिखा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता जो है, आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई। अगला है कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस चैप्टर का। ठीक है, नंबर 1 वो मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा। और नंबर 2 ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बरक्त आपने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। ठीक है, अगला देखते हैं कि आर्यों की भाषा कैसी थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला देखते हैं कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटे हुए थे। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी तो उसमें सबसे छोटा कुल होता था, उससे बड़ा ग्राम होता था, उससे बड़ा विश्व होता था, उससे बड़ा जन और फिर राष्ट्र होता था। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसे सीक्वेंस पूछ लेता है बना करके कि कौन सा बड़ा था या कौन सा छोटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। ठीक है, तो ये जो दूसरे नंबर पे थी इकाई ग्राम, इसके मुखिया ग्रामीणी थे। याद रखना आपको, ग्रामीणी थे। और विश्व का जो प्रधान था वो विश्वपति कहलाते थे। और जन के शासक को राजन कहते थे। जो राजन होता था वो जन का शासक होता था, जो ये हायरार्की में जो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि उत्तराधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो उत्तराधिकारी वर्ग था उसमें पुरोहित होते थे, एक तो जो राजा के पुरोहित होते थे, और जो सेनानी होते थे लड़ने वाले लोग। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, सूत, रथकार और कंपादी ये अधिकारी थे और इनको रत्नी कहते थे। ये राजा को मिला के 12 होते थे। आपको ये सिर्फ नाम याद रखने कि रत्नी क्या हुआ करता था, ऐसा पूछा जाएगा, संख्या नहीं पूछेंगे। अगला देखते हैं कि पुरप। पूरब क्या होता है कि दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, पूरब और स्पर्श जो होते थे ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, जिनको कि राजा नियुक्त करता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाजपति। ये टर्मिनोलॉजी हम अब पढ़ने लगे। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों की टर्मिनोलॉजी काफ़ी पूछा जाता है कि किसको क्या कहते थे। ठीक, तो वाजपति, वाजपति क्या कहलाता था? वैदिक सभ्यता की बात है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी जो भूमियों का अधिकारी होता था उसको वाजपति कहते थे। उग्र क्या होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये आपको याद रखना कि राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? वो थी सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछ लेंगे कि ईशान क्या था। तो समिति का जो अध्यक्ष होता था
वो ईशान कहलाता था। और सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत, वही एलीट क्लास लोगों की थी, वो सभा कहलाती थी। और सामान्य लोगों की, जो जनरल पीपल की थी, उनको कहते थे समिति। अगला पॉइंट देखते हैं कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी टर्मिनोलॉजी वाले शब्द आ रहे हैं यहाँ से, यहीं से सवाल ही बनते हैं। ठीक है, तो गविष्टि क्या था? युद्ध के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, गविष्टि मतलब युद्ध, और गविष्टि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गायों की खोज। पुराने उस जमाने में क्या होता था कि गायों के लिए युद्ध किया जाता था। जो राजा युद्ध जीतता था वो गायें लेकर के आता था, गौधन बोलते थे उसको। ठीक है, खैर अगला देखते हैं। अगला है दसराज युद्ध। ठीक है, दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी का पुराना नाम वैदिक काल में क्या था? परुष्णी। ये भी सवाल बनता है। ठीक है, और ये जो युद्ध था दसराज का युद्ध, ये रावी या परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यहाँ पे जो वैदिक समाज 2 भागों में था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, उसमें हम ऋग्वैदिक समाज को देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि आपको पता है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यहाँ पे आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यह व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऊपर भी हम देख चुके हैं। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो कहा गया है उसमें ऋग्वेद में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक विशेषकर व्यवस्था के बारे में, कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यानी कि इसमें महिलाओं का बहुत ही उच्च स्थान था, समाज में बराबरी का अधिकार था, जाति प्रथा नहीं थी, उच्च और निम्न जाति का भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक जो था उसका पतन होता गया और वो उत्तर वैदिक तरफ आया, तो उसमें सामाजिक रूप से समाज का पतन होने लगा। जैसे कि उसमें महिलाओं की दशा गिरने लगी, और सामाजिक कुप्रथाएं बहुत हावी होने लगी। जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब पे मतलब विधवा विवाह पर रोक लग गई थी। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। तो ओवरऑल आपको याद रखना, जितनी भी कुप्रथाएं थी वो सब ऋग्वैदिक काल में नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में आ गई थी। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता। तो आपको यहाँ पे कुलप शब्द याद रखना है, क्या होता है? ये परिवार का मुखिया था, जिसको कि पिता होता था मोस्टली। अगला देखते हैं कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में, या उससे पहले, उसमें जो स्त्रियां थी वो ऋग्वेद वगैरह वेद नहीं पढ़ सकती थी, परंतु इसमें यज्ञ में भाग लेने लगी थी। ठीक, अगला देखते हैं कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर, जिसको बोलते, उससे विवाह कर सकती थी। ऐसा ऋग्वैदिक काल में था। ठीक, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये विदुषी स्त्रियों के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये अमाजू याद रखना है कि वह स्त्री जो जीवन भर कभी शादी नहीं करती थी उसको अमाजू कहते थे। ठीक, ये शब्द आपको, जितने भी टर्म आते हैं वो सब आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य जो होते थे वो सोमरस पीते थे। यह सोमरस बनता था वनस्पतियों से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीश। ठीक है, और अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। जो हम लोग अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उसको नीवी कहते थे। अगला देखते हैं कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। ठीक, अगला देखते हैं पॉइंट कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या कहते थे, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखते थे। गाय को नहीं मारा जाता था, इसीलिए इसको अधन्या कहते हैं। ये कई बार सवालों में भी पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा
था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये सब आपको याद रखना कि प्रिय पशु कौन था, प्रिय घोड़ा कौन था, ठीक है। आर्यों ने जो सर्वप्रथम धातु खोजी वो धातु कौन सी थी, ये आपको याद रखना है। आर्यों ने सर्वप्रथम लौह धातु या लोहा खोजा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहते हैं, ठीक है। श्याम अयस्क लोहे को कहते हैं, लोहित अयस्क तांबे को, ठीक। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। पणी कौन था, जो व्यापार के लिए दूर दूर जाता था। अगला देखते हैं कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। याद रखना, उस समय मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय थी। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर से तो आप पता लगा लेंगे, लेकिन वेकनाट आप याद रखिए। वेकनाट वह व्यक्ति था जो ब्याज लेकर पैसा देता था। अगले देखते हैं कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। अग्नि की पूजा होती थी किस रूप में, कि वो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि आप बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया। ऑप्शन में गंगा भी होगी, यमुना भी होगी, लेकिन सबसे पवित्र नदी वहाँ पे माना गया है सरस्वती नदी को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन भी बना है और आगे भी बन सकता है कि गंगा और यमुना ऋग्वेद में सिर्फ एक बार लिखी गई हैं, ठीक। अगला देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। जैसे हमने ऊपर देखा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया और इसमें इनके जो प्रिय देवता थे वो प्रजापति हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, उत्तर वैदिक काल में, आपको याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। सॉरी, वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय के बजाय, मैंने आपको बताया ना कि उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा और जितनी भी कुरीतियाँ टाइप हो सकती हैं वो सब बढ़ गई थी। तो पहले क्या था कि जो वर्ण होते थे व्यवसाय के आधार पर होते थे, कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा वही ब्राह्मण होगा, वो किसी भी जाति में जन्मा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो जातियाँ थी, जो वर्ण थे, ये जन्म के आधार पर निर्धारित हो गए थे कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बेटा या बेटी ब्राह्मण ही होगी, चाहे वो कार्य कोई भी करे, ठीक, ऐसे हो गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते हैं, ठीक। ये सब शब्द आपको जरूर याद रखने हैं कि किस समय में किसको क्या कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। निष्क और शतनाम ओवरऑल आपको याद रखना कि ये मुद्रा की इकाइयाँ थीं, ठीक है। बाकी पे आपको ध्यान नहीं देना है। साइड साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारी श्रेणियाँ मिलती जा रही हैं, हमने पीछे छोड़ दी, वो हम पूरा ये लेक्चर कवर कर लेंगे, उसके बाद ये सारी श्रेणियाँ देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ हैं लूसेंट में जो बना के दी गई, यहाँ से भी सवाल मिलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट खैर हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। अब यहाँ पे दर्शन की बात आ गई, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन को प्रतिपादक कौन थे, वो कपिल मुनि थे। अभी हम आगे बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं, और इसमें वही बात की गई, पुरुष और प्रकृति से मिलकर के इस संसार का निर्माण हुआ, ऐसी वगैरह बात की गई है। और इसमें कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है, प्रकृति और पुरुष, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये आपको पता होगा। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट, ये पूछा जा सकता है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस में की गई है, मुंडकोपनिषद में। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को या सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आप, मैंने ऋग्वेद वाले में पढ़ाया था इसको। अगला देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं महाकाव्य दो थे भारत में, थे क्या हैं, महाभारत और रामायण। यहाँ पे आप याद रखना रामायण की बात है, रामचरितमानस की बात नहीं है, ये वाल्मीकि कृत रामायण है, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, आप सबको पता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, न केवल भारत का। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। आप देखेंगे आज भी हम लोग में, आज भी क्या होता है, बहुत सारी जातियों में गोत्र का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। वो सब गोत्र मिलाते हैं। तो ये गोत्र जो थी वो कब प्रचलन में आया था, ये उत्तर वैदिक काल में आया था। और गोत्र का संबंध यहाँ पे गायों से था, कि जिसके पास कौन कौन सी गाय थी उस गाय के अनुसार उन सब गोत्र के नाम पड़ गए थे। तो ओवरऑल आपको याद रखना कि गोत्र कब आया था, ये उत्तर वैदिक काल में आया था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इस प्रकार हमने ये पूरा वैदिक काल देख लिया, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दोनों काल देख लिए। अब यहाँ पे हम ऊपर से जब पढ़ते हुए आ रहे थे तो बहुत सारी श्रेणियाँ छूट गई थी, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एक श्रेणी थी, इसको देखते हैं। ये क्या थी कि दिशा दिया है, और दिशा का उत्तर वैदिक शब्द क्या, दिशाओं के लिए क्या प्रयोग होता था, और राजा का नाम क्या होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे पूर्व को उत्तर वैदिक शब्द प्राची था, आज भी प्राची दिशा कहते हैं। ठीक है, और उस समय राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम को प्रतीची कहते थे और स्वराष्ट्र कहते थे। ठीक है, और उत्तर को उदीची कहते थे। ये सब नाम आप याद रखेंगे कि किसको क्या कहते थे। ठीक है, मध्य और दक्षिण को यहाँ पे नहीं लिखा गया है। और राजा के नाम सम्राट थे, स्वराष्ट्र थे, विराट था, राजा था, और भोज था। ये सब राजाओं के नाम होते थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात करी गई है। चलिए अब नेक्स्ट सारणी देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ है पुराणों की संख्या। तो जो महापुराणों की संख्या या पुराणों की संख्या 18 हमने पहले भी देखा था। वेदांग 6 होते हैं और उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। ठीक है, अगली सारणी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम से रट लेंगे जो भी दिया गया है। ये प्रमुख भारतीय दर्शक और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। चारवाक दर्शन के प्रतिपादक चारवाक ही थे, ये आपको याद रखना है। इन दर्शन के अंदर क्या था वो हम नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे, उसमें शायद लूशन पे वो नहीं दिया गया, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो लाके आपको समझा दूंगा। सारे दर्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लेते हैं। चारवाक दर्शन मुख्यतः जो था वो भौतिकवादी दर्शन था। ये लोग ईश्वर, आत्मा, मोक्ष वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक, अगला है योग दर्शन, जिसके कि पतंजलि थे प्रतिपादक, ये आपको पता है। योग तो आपको पता है। योग दर्शन भी मूलतः वो नास्तिक दर्शन था, ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन वो आत्मा वगैरह को मानता है। अगला देखते हैं सांख्य दर्शन, ये इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे, और ये पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार के निर्माण की बात करता है। अगला है न्याय दर्शन, ये गौतम ऋषि इसके थे प्रतिपादक, और ये तर्क की बात करता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा इसके बादरायण थे, और वैशेषिक के कणाद या उलूक थे। ठीक है, ये आपको एकदम से रट लेने हैं। दर्शन के प्रतिपादक एग्जाम में इसके अंदर क्या था वो नहीं पूछेगा, बल्कि वो सिर्फ इसके प्रतिपादक पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ दी हुई हैं, और नदियों के नाम उस समय पे क्या थे ये भी आपको रख लेना, यहाँ से सवाल बनता है। कुरुम्ब नदी को कहते थे कुर्रम, कुभा को काबुल, वितस्ता को झेलम, झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था। अश्किनी चिनाब नदी, ये इंपॉर्टेंट है। परुष्णी रावी नदी, शतुद्री शतलज नदी, बिपाशा व्यास नदी, शदानीरा गंडक, दृश्रदली को घग्गर कहते थे, यानी घग्गर का पुराना नाम। गोमती को गोमल कहते थे, और सुवस्ती को स्वात कहते थे। ये आपको एकदम से रट लेने हैं ये सारे नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वैदिक देवता, किस देवता का संबंध किससे था, यहाँ पे ये देखना है। इंद्र का संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहते हैं। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच सामंजस्य बिना बिठाने वाला, मध्यस्थता करने वाला, हमने ऊपर देखा भी था। वरुण को क्या है कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता मानते हैं। समुद्र का देवता मानते हैं। विश्व के नियामक एवं शासक मानते हैं। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता मानते हैं। घौ, घौ जो थे वो आकाश के देवता है, और ये सबसे प्राचीन देवता यही थे। ठीक है, अगला देखते हैं। सोम, ये वनस्पति देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं का देवता है। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता मानते हैं, और मारुत को आंधी तूफान का देवता मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सारी सारणी देख ली, और हमारा वैदिक काल का चैप्टर भी लूसेंट में समाप्त होता है। और लगभग इसमें जितने भी फैक्ट बन सकते थे, जो भी सवाल पूछे जा सकते, सारे इसमें कवर कर लिए। आप बस इसको 2 से 3 बार ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको एकदम से कंठस्थ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा चैप्टर है महाजनपदों का, इसको भी हम साथ में देख लेते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ जो 16 महाजनपद थे उसको रटना है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है सिर्फ इतना देखना है आपको। उसके बाद जैन एवं बौद्ध धर्म का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए महाजनपदों का उदय हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि भगवान बुद्ध के जन्म से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा था। ये जो महाजनपद थे, आप इनको जनपद, डिस्ट्रिक्ट या जिला मत समझिएगा। ये जनपदों, महाजनपद का मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेट थे, राज्य जैसे आज होते हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, उसी तरह से ये राज्य बटे हुए थे। ठीक है,
लेकिन चूंकि जैसे आज का राज्य वो किसी दूसरे राज्य को अपने में नहीं मिला सकता, युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक राष्ट्र में बंधा हुआ, उस समय वो राष्ट्र नहीं थे, ये राज्य थे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को युद्ध करते रहते थे, मिलाते भी रहते थे। तो ओवरऑल आपको सिर्फ इतना याद रखना कि 16 महाजनपद थे, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो क्वेश्चन कई बार याद आता है कि अंगुत्तर निकाय क्या है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी और उसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, यानी वर्तमान में वो कहाँ पे पड़ता है, ये आपको याद रखना है। जैसे आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, आर ओ आर ओ या यूपी पीसीएस, तो यूपी के जो स्थान है वो आपको याद रखना है, कितने स्थान है। ये पिछली बार के आर ओ आर ओ में 2021 के आर ओ आर ओ के पेपर में पूछा था कि महाजनपद काल में यूपी में कितने पड़ते हैं, तो उसका सही जवाब 8 था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और जैसे दूसरे स्टेट देने वाले एग्ज़ाम, जो एमपी वाले एग्ज़ाम देते हैं एमपीपीएससी का, वो एमपी के अपनी जगह याद रखेंगे, बिहार वाले बिहार की जगह याद रखेंगे। तो बाकी आप 16, मैं यहाँ पे 16 की 16 ही करा देता हूँ। तो पहला देखते हैं अंग। अंग जो था उसकी राजधानी थी चंपा। अंगराज कर्ण जो था वो यहीं का राजा था महाभारत में जो था, और ये वर्तमान में बिहार में पड़ता है, भागलपुर और मुंगेर जिले में। अगला है मगध। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो यही मगध था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रथ थी, और ये पटना और गया वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये भी बिहार में पड़ता है। अगला देखते हैं काशी। आज तो काशी और वाराणसी का नाम एक ही हो गया, बनारस, लेकिन इस काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, और ये वाराणसी के आसपास वाला इलाका था, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं वत्स। ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आज भी कौशाम्बी इलाहाबाद में ही पड़ता है। ठीक है, फिर अगला महाजनपद था वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला वाला इलाका है। ठीक है, ये भी बिहार में पड़ता है, क्योंकि आपको पता है विदेह राजकुमारी सीता माता थी, और मिथिला भी बिहार में पड़ता है। ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, ये भी बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यही कौशल देश अयोध्या थी। अगला देखते हैं अवंती। अवंती उज्जैन या महिष्मती का में पड़ता है, और महिष्मती कहाँ है, मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। महिष्मती जो है वो उज्जैन का पुराना नाम है। अगला देखते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशावती, ये पड़ता है देवरिया उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं पंचाल। पंचाल पड़ता है अहिच्छत्र काम्पिल्य, और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले इलाके में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो द्रौपदी थी वो यहीं की थी, बरेली के आसपास की थी। ठीक है, अगला देखते हैं चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग आता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कुरु। कुरु जो था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये जो अर्जुन और महाभारत काल में जो लड़ाई हुई थी दुर्योधन वगैरह की, वैसे इंद्रप्रस्थ कुरु को लेकर हुई थी, इसीलिए आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र इसमें आते हैं। अगला देखते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और ये राजस्थान में पड़ता है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। अगला 13वां था कंबोज महाजनपद। इसकी राजधानी हाटक थी, ये राजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगली राजधानी 14वीं थी सूरसेन। ये मथुरा इसकी राजधानी थी, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 14 देख लिए। जो हमारे 2 और महाजनपद बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। 15वां बचा था अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली, ये गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है, और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर अगला और 16वां जहाँ जनपद था गांधार, और इसकी राजधानी तक्षशिला। रावलपिंडी, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल कर आते हैं, आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि एकमात्र महाजनपद जो भारत से बाहर है, तो वो था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था वो था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटलीपाटन थी, और गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हो गए। बाकी जो आर ओ आर ओ का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीएससी देंगे, उनके लिए क्या है कि वो लोग यूपी के क्षेत्र देख लेंगे कि यूपी के कौन कौन से महाजनपद, जैसे कंबोज यूपी का था। ठीक है, और कुरु भी यूपी में पड़ जाता है, चेदी भी यूपी में पड़ जाता है, पांचाल भी यूपी में आ जाता है, मल्ल भी यूपी में आ जाता है, कौशल यूपी में आता है। आप ऐसे रट लेंगे यूपी वाले कितने हैं, टोटल 8 क्षेत्र यूपी वाले पढ़ते हैं। किसमें सवाल आया था, और इस बार हो सकता है इनके नाम दे दे 3-4 ऑप्शन, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन यूपी में नहीं है। बाकी अपने अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने लूसेंट के 2 चैप्टर देख लिए, वैदिक काल और महाजनपद काल। नेक्स्ट वीडियो से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। जैन और बौद्ध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा लूसेंट का ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा। आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे
अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए और मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।